लखनऊ के किसी नेता की हैसियत है कि वो एक सांसद से बात भी कर ले, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। बंद कमरे में ये सब बीजेपी को गरियाते हैं और सब बीजेपी से आजिज हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों। का सही रहा, ठीक बोला, बौखला गए समाजवादी पार्टी वाले। अब सिटिया हमारा देख रहा है, एक हाथ बढ़ा दिया। तो हमारे सड़क छाप जो गली के नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो भी इस तरीके की हल्की बातें नहीं करते जिस तरीके की वो बातें करने लगे हैं। ये दोनों लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, 2027 में विधानसभा का मुंह नहीं देखे। वो तो प्रभु श्री राम जी का चंदा आप खा गए। तो आप हिंदुत्व के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हो। जिले के डीएमएसपी भी आजकल मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो किसान सम्मान निधि है, ये लेविन चूस है। अभी भी अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो दिल्ली की सरकार गिरा सकता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद नहीं हिलने वाला। चाहता हूं कि मैं समाजवादी झंडे में लिपट करके ही मरघट जाऊं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। नमस्कार, मैं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं आनंद भदौरिया। बिल्कुल, देखिए परिचय आपने दे दिया आनंद भदौरिया जी का। आनंद भदौरिया जी जो देश के पटल पर अभी हाल ही में आपने धौरहरा से 2 बार की सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा जी को हराकर संसद पहुंचे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के संगठन की आपने बखूबी जिम्मेदारी निभाई और इसीलिए आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खासों में उनमें गिनती होती है। आपने काम किया है उनके साथ, क्रांति रथ यात्रा लेकर 2012 में पूरे प्रदेश को मतने का काम किया और उसके बाद सरकार भी बनी और फिर एक बार 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से वापसी करने के लिए सारी जतन कर रही है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो हम शुरुआत कर देते हैं राम मंदिर चढ़ावा विवाद की। जिस तरीके से देख रहे होंगे आनंद जी, राम मंदिर चढ़ावा विवाद वो इस समय सुर्खियों में है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस दिन से इस मुद्दे को उठाया, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल सी मची हुई है। अब ऐसे में जो चढ़ावा विवाद है वो क्या सपा का आधिकारिक रुख इस पे क्या है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पाप को उजागर करने का काम किया है। करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था को जो ठोकर मारी है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे धर्म में दान का बहुत महत्व होता है और लोग आस्था के साथ, सिर्फ वो पैसे का लेन देन नहीं होता है। कहीं अगर आप व्यक्तिगत खर्च में 1000 रुपये खर्च करते होंगे, उसमें वो बात नहीं होती जो आप 101 रुपये मंदिर में जो आप जा कर के दान करते हो, उससे आपकी दिल की भावना जुड़ी होती है। आप सोचिए, उसको लूटने का काम किया। इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने एक झटका इन्हें अभी 2024 में अयोध्या में दिया है और अपने सेवक आदरणीय अवधेश जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। इस बार सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि उसके आसपास और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई यही प्रभु श्री राम जी की नाराज़गी करेगी, उनके भक्तों की नाराज़गी करेगी, क्योंकि उन्होंने आस्था को लूटने का काम किया है। पर भाजपा तो कह रही है कि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग जो कारसेवकों पर गोली चलवाते हैं। तो आपको ऐसे में लगता है कि सच्चाई सामने आ पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज़ में राजनीति ढूंढती है। आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि अब तो अखबारों में रोज छप रहा है, नृपेंद्र मिश्रा जी से लेकर के सबके बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए? अभी अयोध्या कल गए तो उन्होंने कहा फला चंपत राय जी से लेकर के, टुन्नू ड्राइवर से लेकर के, मिश्रा जी से लेकर के कोई अगल बगल उनके नहीं दिखाई देगा।
छवि की चिंता है, कुछ हुआ तो है ना। और आज तो वर्मा जी का मैं बयान पढ़ रहा था कि 40% कमीशन था, बैंक से लेकर के सभी लोग मिले हुए थे। आपने कितना बड़ा पाप किया है, आप सोच रहे हो? और इससे लीडर भी नहीं भाग सकता। जिम्मेदारी तो अल्टीमेट लीडर की होती है। जब टीम गड़बड़ करे तो जिम्मेदारी से लीडर भाग नहीं सकता। जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी तय होगी, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को भी जवाबदेही तय होगी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और सवाल है कि समाजवादी पार्टी, आप सिर्फ ये कह करके कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अब अगर उसमें जाएंगे तो नृपेंद्र मिश्रा जी ही आदेश देने वालों में थे गोली चलाने में। और आदरणीय नेताजी ने तो संविधान की रक्षा की थी, उन्होंने किसी व्यक्ति पे गोली नहीं चलाई थी, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए जो हो सकता था उस समय तत्कालीन कदम उठाए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी पर घटिया आरोप लगा करके अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। जो ये पाप आपने किया है, जो प्रभु श्री राम जी की चंदा की डकैती आपने डाली है, दिन दहाड़े डाली है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आपने ठगा है, इसका जवाब यहाँ भी देना पड़ेगा और ऊपर भी देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। राम मंदिर का हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कह दिया है कि बचेगा कोई नहीं। अगले सवाल लेते हैं, जहां पर आप मानते हैं कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, ये एजेंसियां दुरुपयोग करने के लिए बनी हैं। सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, कोई कम कोई ज़्यादा इन एजेंसियों का दुरुपयोग करता आया है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आज कोई निष्पक्ष है? किसी एक संवैधानिक संस्था को आप बता दीजिए जिस पर आपको भरोसा हो कि नहीं, ये 100% ईमानदारी के साथ काम करेगी, ये सत्ता पक्ष के इशारे पर पार्शलिटी नहीं करेगी। बीजेपी कह रही है एजेंसियां सच सामने ला रही है, विपक्ष घबरा रहा है। नहीं, कोई नहीं घबरा रहा है। घबरा भारतीय जनता पार्टी रही है, इसलिए एजेंसियों के पीछे छुप रही है। जी बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं सांसद जी किसानों और युवाओं की बात पर। क्या मानते हैं आज की डेट में किसानों की सबसे बड़ी समस्या देश में, आप क्या मानते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपने बहुत जमीन से जुड़ा हुआ और मार्मिक प्रश्न पूछा है। जब किसान और नौजवान की चिंता बात होती है तो मुझे लगता है कि आप केवल किसान और नौजवान आज़ादी के इतने सालों बाद केवल नारे में हैं, केवल भाषणों में हैं। अगर हम हर सरकार की समीक्षा करें, केवल बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की नहीं, समाजवादी पार्टी, जिन जिन लोगों को सरकार में आने का अवसर मिला, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि पिछले 12 साल में दिल्ली की हुकूमत ने, और अब 10वां साल चल रहा है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, किसानों नौजवानों को केवल ठगा है। आज देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा घाटे का कोई सौदा है तो खेती और किसानी का है। आज किसान क्या करे? पहले तो महंगा बीज खरीदे, महंगा डीजल खरीदे, महंगी मजदूरी दे, खेत तैयार करे, उसमें फर्टिलाइज़र मिलती नहीं, आप लगातार बोरी में वज़न कम करते जा रहे हो, रेट बढ़ाते जा रहे हो, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सोसाइटी पर, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है, अच्छा बीज मिल नहीं पा रहा है, और किसान पैदा कर ले तो मार्केट नहीं मिल पा रही, मार्केट में लेके जाता है तो औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता है। आज सबसे इस देश के अंदर कोई सबसे पीड़ित वर्ग है तो किसान है, और दूसरे नंबर पर नौजवान है। आप बताओ कितने लोगों को नौकरी दी है पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश ने, और कितने लोगों को नौकरी दी है 12 साल में दिल्ली की हुकूमत ने। जो करोड़ों नौकरियों की बात कर रहे थे वो आज स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, वो आज संविदा की बात कर रहे हैं। और याद रखना है, संविदा पर क्यों नौकरी लगाई जा रही है? क्योंकि संविदा पे शोषण हो रहा है, प्राइवेट एजेंसियां शोषण कर रही, नौजवानों के काम ज़्यादा ले रही हैं, और संविदा की नौकरी में आरक्षण नहीं होता। इसलिए बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अंतर्गत जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग को जो आरक्षण मिलता था उसको भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नौजवान गांव में हम लोग जाते हैं तो लकड़ी ताश खेलते मिलते हैं, वो कहते हैं कि कहीं हमें नौकरी दिला दो, हमारे बच्चे को कहीं 10,000 रुपये की कहीं फैक्ट्री में लगवा दो। पढ़े लिखे लड़के, स्किल्ड नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों सरकार नहीं कर सकती? मैं भी दुधवा में हुआ था सम्मेलन, जो बाघ और वन्यजीव और मानव पे जो संघर्ष चल रहा है उस पर मैंने कहा आप क्यों नहीं बाघ मित्र और गज मित्र आप तैनात करते हो?
आप प्रशिक्षण दीजिए, हजारों नौजवानों को प्रशिक्षण दीजिए। ग्राम पंचायत में मनरेगा की जगह बीवी जी राम जी आ रहा है, आप उससे जोड़ दीजिए, रोजगार दे दीजिए, उनका भुगतान कर दीजिए। वो रक्षक के रूप में वहाँ पर काम भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। मैं पंकज जी आपसे कह रहा हूँ, देश में बड़े पैमाने पर आप नारा दे रहे हो। आप पता कर लेना, हमारे क्लास के छात्रों से, मित्रों से कभी पूछना, मैं व्यक्तिगत बातचीत में जब वो पूछते थे कि आपका प्रिय काम कौन सा, तो मैंने कहा था पेड़ लगाना। तो मेरा पेड़ों के प्रति लगाव है और एक रिश्ता होता है आपका भी। एक बार अगर दोस्ती हो जाए और एक लगाव बन जाए तो आपको जो एक पेड़ों को लगाने में, उनके रख रखाव में जितना आनंद मिलता है उतना दुनिया के किसी काम में नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको सब की भर्ती कर दीजिए आप वन विभाग में। वो पेड़ लगाएं और पेड़ों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। करोड़ों रोजगार दे दीजिए। बीवी जी राम जी से आप भुगतान कर दीजिए उनको 10,000 12,000 रुपए महीने। किसान सम्मान निधि भी सरकार दे रही, कह रही कि वो 3 किस्तों में देती है। अभी 20 तारीख को फिर करोड़ों किसानों के खाते में जाएगी। तो कह रहे 2,000 रुपये दे रहे हैं, हर 3 किस्तें दे रहे हैं, सशक्त। हालांकि वो डूबते को तिनके का सहारा है, लेकिन ये मजाक बनाना है किसानों का। क्योंकि साइलोज बड़े बड़े किसके बन रहे हैं? लखीमपुर अंदेश नगर चले जाइए, हजारों एकड़ ज़मीन अडानी ने खरीद ली है, बड़े बड़े साइलोज बन रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों, किसानों के हाथ से यही, इसीलिए 3 काले कानून लाए थे। अब थोड़ा घुमा करके कर रहे हैं, खेती भी किसानों से छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे थे आप, कौन सी बात आपने? हाँ, किसान सम्मान निधि। तो इसलिए 2,000 रुपये तो आप केवल एक टॉफ़ी दे रहे हो, मेलोडी दे रहे हो। आप वो मेलोडी दे रहे हो 2,000 रुपये की, उसको, या हमारे गांव में कंपट या लेविन चूस कहते हैं, वो आप दे रहे हो मन भटकाने के लिए। थोड़ी देर हम आप जैसे कुछ काम करते रहते हैं, थोड़ा मन भटकाने के लिए लाओ एक टॉफ़ी डाल लिया, लेविन चूस डाल लिया। तो ये जो किसान सम्मान निधि है ये लेविन चूस है। इसलिए निश्चित रूप से किसानों की, अगर आप उनकी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो उनकी उपज का दाम अच्छा मिलना चाहिए, उनको सस्ती खाद मिलनी चाहिए, उनको डीजल पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए और हर परिवार के बेरोजगार को, एक किसान परिवार को नौकरी देने का काम कर दीजिए। जब नौकरी होगी, अकेली खेती किसानी से नहीं, तो निश्चित रूप से किसानों की तरक्की होगी। इसलिए किसान और नौजवान सबसे ज़्यादा उपेक्षित इस सरकार में है। कोई पेपर जानबूझ करके ये कराते हैं, पेपर लीक जानबूझ करके बीजेपी कराती है और लोगों की भावनाएं आहत हो रही। क्या आप एक बार एग्ज़ाम दे आओ, दोबारा तैयारी करके उस तरह एग्ज़ाम दे पाओगे? जो नीट की परीक्षा के बाद छात्रों ने, हमारे भी क्षेत्र के लड़के ने आत्महत्या की, उसने क्या कहा कि मेरी दोबारा हिम्मत में ही नहीं मैं जुटा पा रहा हूँ एग्ज़ाम दे। जानबूझ करके कराने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि नौकरी न देनी पड़े। कोई एग्ज़ाम कराइए और उसके बाद लीक कर दीजिए उसको, तो फिर लीक के नाम पर उसको टाल दीजिए, तो नौकरी देनी न पड़े और कहने को भी हो कि हम वो करा रहे हैं। जहाँ तक सवाल नीट का है, भाई डॉक्टर बनते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर इतना रैकेट चलता है और हर रैकेट में बीजेपी के लोग क्यों शामिल निकलते हैं? तो बीजेपी जानबूझ करके, ये केवल व्यापारी लोग हैं, इनका जो वर्क कल्चर है वो व्यापार है। तो ये दिल्ली में बैठ करके व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ में व्यापार तलाश रहे हैं और राजनीति में भी इन्होंने व्यापार को जोड़ दिया। इसलिए व्यापारी लोग राजनीति में इनकी मदद करते हैं और चुनाव बाद ये व्यापारियों की मदद करते हैं। चलिए फिर से लौटते हैं जरा राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर। और 3 सवाल हैं छोटे छोटे, उन सवालों का एक तो मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि 15 दिन का इंतजार कर लीजिए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दूसरा, क्या आप जो टेस्ट है उसकी कार्य प्रणाली पूरी पारदर्शी है आपके मुताबिक? तीसरा सवाल, यदि जांच में कुछ नहीं निकलता है तो क्या समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी? पहली बात कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि 15 दिन इंतजार कर लें। ठीक बात है, इंतजार कर लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, एक। दूसरा, आपने कहा
दूसरा क्या पूछा आपने? जी, दूसरा मैंने पूछा क्या जो टेस्ट की कार्य हाँ, जो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली है निश्चित रूप से उस पर सवाल उठे हैं। सवाल अयोध्या के जिम्मेदार पत्रकार साथियों ने उठाए हैं, सवाल ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने उठाए हैं, सवाल मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए पुराने लोगों ने भी उठाए हैं, पुरानी नेताओं ने भी उठाए हैं, सवाल अयोध्या की जनता ने भी उठाए हैं, सवाल जो कर्मचारी उस प्रक्रिया में शामिल थे उन्होंने भी उठाए हैं। इसलिए जांच हो रही है, तो जांच रिपोर्ट निष्पक्ष आनी चाहिए। और अभी तक जो सिनेरियो बना है और अभी तक जो प्रारंभिक जो जांच की रिपोर्ट तो नहीं कहते, जो प्रारंभिक बातें आ रही हैं उससे तो निश्चित रूप से ये ज़रूर दिख रहा है कि बड़ा घोटाला हुआ है। कितना हुआ है, कितने हज़ार करोड़ का हुआ है, उसको कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जहाँ तक सवाल आपने कहा माफ़ी मांगने का, तो माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है? अगर घोटाला हुआ है, और ये तो हम बधाई देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने इस घोटाले को उजागर किया है और करोड़ों, और हो सकता है, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भगवान सबसे सब काम नहीं लेता। हमें जिम्मेदारी दिया है कि जनता की सेवा करने का, दिल्ली में उनकी लड़ाई लड़ने का। आपको जिम्मेदारी दिया है कि आप तीखे सवाल पूछने का, पत्रकारिता धर्म निभाने का और जनता की आवाज़ को मंच देने का, जिससे कि विधायिका पे भी नियंत्रण रहे और जनता को भी उसका लाभ मिले। आप बीच की कड़ी आपको बनाने का काम किया है। इसी तरह हम ज़रूर ऊपर वाले ने माननीय अखिलेश यादव जी को चुना कि उनके माध्यम से ये बात रखवाए, और कोई क्यों नहीं रखा? बिना प्रभु की मर्जी के कुछ हो सकता है। उन्होंने ही आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुना कि आप इस बात को उठाइए और जिससे कि जनता में ये उजागर हो और ये घोटाला उजागर हो। और आप सोचिए, आप क्या मंदिर कभी बनवा सकते हैं? आप नहीं बना सकते हैं जब तक भगवान न चाहे। कहते हैं कि मंदिर जो है वो जब ईश्वर चाहेगा तभी बनेगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों से इटावा में जो इतना भव्य भगवान शंकर का मंदिर बना है, और सिर्फ बिल्कुल केदारनाथ की तरह केदारेश्वर महादेव मंदिर बना है, और वो बहुत लागत का है मंदिर, और करोड़ों श्रद्धालुओं की सहयोग से वो मंदिर बन रहा है। और जब पुजारियों ने, बड़े बड़े लोगों ने जांच की तो कहा कि उसी अक्षांश रेखा पर बना है जिस पर सारे शिवलिंग स्थापित हैं। तो बिना ईश्वर की मर्जी के हो सकता था क्या? ईश्वर ने उनसे काम लिया, इसलिए हम बधाई देंगे। माफ़ी तो भारतीय जनता पार्टी को एक दिन देश की जनता से मांगना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर कब ऐसा करेगा कि अखिलेश जी दर्शन करेंगे राम मंदिर? हाँ, उन्होंने इस बात को कहा कि जिस दिन इटावा में केदारेश्वर महाराज भगवान शंकर का मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, हम पहले वहाँ जब पूर्ण कर लेंगे वो काम, तब फिर परिवार सहित जाएंगे और अयोध्या में भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का काम परिवार सहित करेंगे। बिल्कुल, परिवार साथ दर्शन करने जाएंगे अखिलेश यादव, वो भी बता दिया गया है। मीडिया निष्पक्ष है, और क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो राजनीति को बदल रहा है? इस दौर में कौन क्या है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह समाज के हर तबके में गिरावट आई है उससे कोई अछूता नहीं है। मीडिया प्रयास करता है कि वो निष्पक्ष रहे, लेकिन मीडिया में भी जब उद्योगपति लोग आ जाएंगे और उनके चैनल्स आ जाएंगे, उनका पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर जो छोटे पत्रकार हैं, जो कम बजट के मीडिया संस्थान हैं, वो कैसे उनसे कंपटीशन करेंगे? उनकी खबर चल ही नहीं पाएगी, और बड़े संस्थानों की खबरें ज़्यादा लोग प्रामाणिक मान लेंगे। हालांकि इस दौर में सोशल मीडिया, क्योंकि उसकी रीच, क्योंकि जैसे हर हाथ में मोबाइल पहुंचा है, हर हाथ में नेट मोबाइल में पहुंचा है, उस तरह ये क्रांति जो हुई है, तो सोशल मीडिया का दौर बढ़ा है। क्योंकि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो आदी हो जाता है किसी चीज़ का, तो ये भी एक नशा है। हमें भी रील का नशा नई पीढ़ी को हो गया है, और खाली समय है, क्या करें, तो सब लोग उसी में व्यस्त हो गए। तो परमानेंट अब उसका एआई इतना वो है कि जिस तरीके की आप खबरें देखो उसी तरीके की आपको खबरें दिखती रहेंगी।
सोशल मीडिया का दौर निश्चित रूप से बढ़ा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो लीडरशिप है, जो अन्य लोग हैं, उनके भी कंटेंट आने से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका नेता क्या कर रहा है या समाज में क्या हो रहा है। तो इसलिए भी लोग सोशल मीडिया पर, जब व्यूअरशिप ज़्यादा है सोशल मीडिया की, तो जाहिर सी बात है अब अखबार कम लोग पढ़ रहे हैं, अब टीवी चैनल कम लोग देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर सोशल मीडिया पर खबरें ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया का महत्व बढ़ा है। और लेकिन साथ ही साथ हमको आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ ऐसे भी कंटेंट आ रहे हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, नई पीढ़ी के लिए अच्छे नहीं हैं, और साथ ही साथ कुछ भ्रामक खबरें भी इस पर आ जाती हैं और तथ्यहीन खबरें आ जाती हैं, जो कि ऐसे एलिमेंट हैं जो हर जगह हर तरीके से लोग आ जाते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि उस पर नज़र रखें, दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि नज़र रखें, जो हल्के कंटेंट हैं, जो आधारहीन हैं कंटेंट हैं, उन पर ध्यान न दें और उसको आगे फॉरवर्ड न करें। और आप भी मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें। राजनीति बदल रही है सोशल मीडिया। हाँ, निश्चित रूप से सोशल मीडिया ने राजनीति बदल दी है। अब हर नेता को ये बताना ज़रूरी होता है कि जब तक उसके रूटीन में भी ये काम शामिल हो गया कि जो कर रहे हैं ना वो सोशल मीडिया पे भी आ जाए, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। और लोग पूछ भी रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कल आप वहाँ थे, आप वहाँ नहीं थे। और फिर फ़ोटो बोलती है, फ़ोटो से कई अर्थ निकलते हैं, तो कई चीज़ें बदलती हैं अभी समय के साथ। और भी बहुत सारे बदलाव आपको, जिस तरीके से एआई आ रहा है वो पता नहीं कितनी क्रांति करके लेके आएगा। और हम आप जो लोग बैठे हैं ना, ये सब लोग पुरानी पीढ़ी के हो जाएंगे। जो नई पौध आ रही है वो हमसे आपसे कई गुना ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी। बिल्कुल। चलिए किसानों और युवाओं से जुड़ा मुद्दा पूछ लेते हैं। और आपने रील की भी बात कही। पहला सवाल यह है कि किसानों के लिए एमएसपी क्यों जरूरी है, और इसके बाद हम युवाओं पे आते हैं। क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही और युवाओं का जो मोह है वो क्या भंग हो रहा है भाजपा से? सवाल ये है कि किसानों को, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एमएसपी नहीं, हम तो संसद में खड़े होकर के कृषि मंत्री जी को खड़ा करते हैं तो वो कहते हैं अरे हमने ये दे दिया, किसानों के नाम भी पढ़ दिए, और एमएसपी जो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, और एमएसपी यानी कि जितनी लागत है उससे 1.5 गुना, उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि हमने एमएसपी से ज़्यादा दिया है। लेकिन आप गाँव में जाएंगे, किसान को जाएंगे तो उसकी माली हालत देखेंगे तो वो यही कहेगा कि हमारी उपज एक तो अच्छी हो नहीं पा रही है, महंगाई इतना ज़्यादा है, और उसके बाद उसकी कीमत नहीं मिल पा रही या बाज़ार नहीं मिल पा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को उपज का मूल्य मिले। जो नहीं हो पा रहा है उसमें कागजी कितने घोड़े हम दौड़ा दें, चाहे जितनी कागज़ पर बात कर लें। तो किसान को एमएसपी ही नहीं बल्कि उसको मुनाफा ज़रूरी है। जैसे आखिर क्या कारण है कि एक परचून की दुकान रखने वाला व्यक्ति या पान की गुमटी रखने वाला व्यक्ति ज़्यादा खुशहाल है वनस्पति अपेक्षाकृत 1 एकड़ खेतिहर का जो खेती करने वाला 1 एकड़ की खेती करने वाला किसान है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि किसानों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दूसरी बात, नौजवानों की, जहाँ तक आपने कहा बीजेपी रोजगार देने में असफल रही है, 100% सरकार में आप हो, दिल्ली और लखनऊ की जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष की नहीं है नौजवानों को रोजगार देना। आपने कहा कि आपने कोई रोजगार नहीं दिया, स्वरोजगार को आप कह दें कि हमने, फिर आंकड़े आप गिना दो तो आंकड़ों में तो बहुत अच्छा खुशहाल भारत दिख रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर वो नहीं है। आपने कहा कि मोह भंग हो रहा है। ऐसा है ना, सबसे बड़ा नशा धर्म है और बीजेपी ने उसको महारत हासिल कर ली है, लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह करने की। वो धर्म का ऐसा नशा आता है ना कि मोह भंग तो हो जाता है, 100 गाली देंगे, लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो 100 गाली दे करके भी धर्म के चक्कर में फिर ये दूसरे धर्म की पार्टी है और ये धर्म की पार्टी है, ये हिंदू है, हिंदू की रक्षा, फलाना डमा। वो दिमाग में इतना बीजेपी ने धर्म का नशा चढ़ा दिया है कि आदमी उसी नशे में जाता है और बटन दबा करके चला आता है। तो मोह भंग तो हुआ है, लेकिन चुनाव के समय से लेकर के और वो उस समय जब आदमी वोट डालने जाता है तो वही धर्म का नशा हावी हो जाता है और मजबूरी में बटन दबा करके जब चला आता है तो फिर ठगा महसूस करता है और फिर अगले 5 साल कोसता है। लेकिन जब बटन दबाने जाता है तो फिर कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। हम नौजवानों से कहेंगे, अब छोड़िए रोजगार की बात करिए, अब अपने हक की बात करिए, बाबा साहब के संविधान के दिए हुए अधिकारों की लड़ाई की बात करिए। ऊंच नीच
समाप्त करने के मुद्दे पर बात करिए और अपना हक लेने की बात करिए, रोजगार हासिल करिए और जिन नेताओं को आपने चुन करके भेजा है उनसे जवाब तलब कीजिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारी कौन सी लड़ाई लड़ी और जो सरकार को आप बना रहे हो उस सरकार पे भी सवाल पूछिए, आपने हम नौजवानों के लिए क्या किया है और फिर उसके आधार पर मतदान कीजिए। और डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे कि सरकारों को तवे पर रोटी की तरह उलटते पलटते रहना चाहिए, जब नहीं तो एक तरफ पड़ी रहेगी तो जल जाएगी। इसलिए हम नौजवानों से कहेंगे कि सरकार बदलिए। तो देखिए, आनंद भदौरिया जी से तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो राजनीतिक हलचल मचाई वो ओम प्रकाश राजभर के जो बयान है वो जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं। दूसरा, क्या वो राजभर जो है वो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। फिर सपा में टूट को लेकर जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, आनंद जी इसको किस रूप में लेते हैं, क्या सच्चाई है? क्योंकि 2000 आपके वो सहयोगी रहे हैं, आपके साथ चुनाव लड़े हैं, आपने बड़े करीब से देखा है ओम प्रकाश राजभर को। अब इस समय भाजपा के सहयोगी दल में है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, 1-2 बार संवाद हुआ है टेलीफोन पर भी और 1-2 बार मुलाकात हुई है। संघर्ष करके आए हैं, सामान्य परिवार से निकल करके आए हैं। आज राजनीति में जिस जगह हैं कोई विरासत में उनको नहीं मिला है, लेकिन वो आजकल राजनीति के आइटम बॉय हो गए और जिस तरीके से उनका एक लहजा है बात करने का, उस लहजे में आजकल गाली गलौज भी हो गया है और अभद्र भाषा का भी प्रयोग हो गया है और वो क्या बोल रहे हैं शायद उनको खुद नहीं मालूम। हालांकि वो उम्र में बड़े हैं, उनको हम क्या सलाह दें, लेकिन मेरा भी राजनीति का लंबा अनुभव है। अगर सक्रिय राजनीति में कहें तो 30 साल से लगभग हम लोग भी राजनीतिक छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन में हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो बड़े नेता हैं। उनको अपनी भाषा पर, उनको अपने विचार पर और अपने विचारधारा जो है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्री होता है उस मंत्री पद की भी गरिमा रखनी चाहिए और एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उनके पीछे इतने कार्यकर्ता हैं, उनका समाज है एक, वो भी कहीं ना कहीं समाज भी शर्मिंदा होता है कि उनके समाज का नेता अगर इस तरह राजनीति का आइटम बॉय बनता है। तो आप तो बड़ा सौम्यता से उनके बारे में बोल रहे हैं। वो जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को लेकर के तमाम आरोप लगा रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर के कितनी बड़ी बात कह दी कि वो चिट्ठी दे आए हैं, समाजवादी पार्टी में टूट की बात कह दी उन्होंने कि 26 जो है सांसद उनके संपर्क में हैं। ये क्या सच्चाई है जो राजभर ये बयान दे रहे हैं? क्या आप मानते हैं भाजपा की स्क्रिप्ट है? ये जो समर्थित दल हैं उनके एक नेता मिले थे, मैं नाम नहीं कोड करूँगा, वो बताने लगे कि बीजेपी जब अपने साथ मिलाती है तो कोई कमज़ोर नस दबा के रखती है, कोई सीडी तैयार करके रख लेती है और वो फिर नचाती है अपने हिसाब से नेताओं को। मुझे लगता है उनका ट्विटर हैंडल से लेकर के, उनकी बयानबाजी से लेकर के, और शायद उन्हें चस्का लग गया है टीवी चैनल का, तो उन्हें लगता है कि कुछ तड़कता भड़कता कुछ इस तरीके का सनसनीखेज कुछ करेंगे तो शायद ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाएगी, ज़्यादा हमें। और उनके दोनों बेटे भी, जैसे वो गाते हैं और दोनों बेटे बजाने लगते हैं साज, तो इसलिए मैं कहूँगा पुराने हैं, सीनियर हैं, इसलिए मैं कोई हल्की बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो हरकत ऐसी कर रहे हैं कि जैसे बहुत छुटभइये नेता हों। ऐसे तो हमारे सड़क छाप जो गली के नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो भी इस तरीके की हल्की बातें नहीं करते जिस तरीके की वो बातें करने लगे हैं। लेकिन सपा में टूट की बात, इस पे क्या है? अच्छा, एक बात बताइए पंकज जी, मैंने कल लखीमपुर में कहा था कि बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। लखनऊ के किसी नेता की हैसियत है कि वो एक सांसद से बात भी कर ले, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात। लखनऊ के किसी नेता की, इवन मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े नेता की भी ये क्षमता नहीं है कि कोई सांसद तोड़ ले जाए। इसलिए वो राजनीति में खेल रहे हैं, उनको दे दिया भाजपा ने कि सिगुफा छोड़ दो। दूसरे भी आ गए, ये कौन है
जिनको डीसीएम साहब, जिनको समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह अभी विधानसभा में 22 में हराया था। डीसीएम मींस केशव प्रसाद जी, और दूसरे डिप्टी सीएम डीसीएम, और दूसरे ये राजभर जी, इनके भी तो समाजवादी पार्टी की बदौलत जीत करके आए। ये दोनों लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, 2027 में विधानसभा का मुंह नहीं देखे। मतलब ये देखिए बड़ी बात कह दी कि जो बयानबाजी कर रहे हैं वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर हो, दोनों इस बार विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले भी चुनाव हार गए थे और जो जीत है ओम प्रकाश राजभर की वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है। बिल्कुल। आप में अगर बात करें तो 2027 का चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? पीडीए भाजपा को हरा पाएगी? समाज का हर एक तबका भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की दिल्ली और 10 साल की लखनऊ के हुकूमत से आजिज है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं, छोटे व्यापारी दुकानदार से लेकर के पटरी दुकानदार से लेकर के, और तो और छोड़ दीजिए, कचहरी में चले जाइए तो वकील भी परेशान है। क्योंकि आप ये कहोगे कि लगता है अपराध सिर्फ अपराध के मुकदमे थोड़ो आते हैं, कि सिर्फ लड़ाई झगड़े के मुकदमे थोड़ो आते हैं। सरकार ने ऊपर से इतना नियंत्रण कर रखा है कि कोई केस ही नहीं इस तरीके। आप हाई कोर्ट चले जाओ, सारे वकील बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है उनके पास। तो ये इन्होंने, ऐसा कोई तबका नहीं बचा है जो कि इस सरकार से आजिज ना हो। अब सवाल है, आप कह रहे हो कि क्या पीडीए का नारा चलेगा? पीडीए में पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, आधी आबादी है, आदिवासी हैं, समाजवादी अगड़े हैं, और प्रेम, दया, करुणा भी है। अब इतने बड़े कैनवास के नीचे फिर कौन बचता है जो नहीं आएगा? सारा का सारा अम्ब्रेला ये जो है, इस इकट्ठा हो करके, और 2027 में मैं एक बात और आपसे कह दूं, सरकार तो जनता बनाएगी, और जनता बनाना चाहती है। अब सवाल ये है कि हम कितना जनता की भावनाओं को मूर्त रूप दे पाते हैं। अगर हम जन भावनाओं को मूर्त रूप देने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी से बड़ी सीट हार जाएगी। ये 24 में करके दिखाया ना इसी पीडीए की ताकत ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने। और मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़े से टिकट, और एक और बड़ी बात मैं आपसे आगे कह रहा हूँ, मैंने अपने साथियों से कहा था कि अगर 50 सीटें हम लोग ले आएँ तो देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और हम 37 पे रुक गए। 5 हमारे सांसद जीते हुए हरा दिए, और धौरारा में अगर हमारे साथी न डटे रहते तो हम लोगों को भी प्रमाण पत्र नहीं देते। एक बार प्रमाण पत्र देने के बाद, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि ये साजिश थी कि प्रमाण पत्र लेके फाड़ दो और फिर कह दो कि प्रमाण पत्र मिले नहीं, और दोबारा से रिकाउंटिंग करके और दूसरे को जीता घोषित कर दो। ये साजिश थी। तो इस तरीके से इन्होंने फर्रुखाबाद से लेकर के कई सीटें हमारी हरा दी, 5 सीटें इन्होंने। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ हमारे 1 2 3 हम नाम नहीं लेंगे, टिकट में कुछ हम लोगों से वो हो गया। शायद वहाँ और बेहतर प्रत्याशी हो सकते थे, हम 50 के ऊपर निकल सकते थे, और 50 सीटें आती तो बताइए दिल्ली में हमारी सरकार बनती कि नहीं बनती। मैं आज फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, विपक्ष के, सारे विपक्ष के नेता आजकल नेपथ्य में चले गए। चाहे बिहार में आरजेडी हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो आपका, और बिहार में चाहे जेडीयू भी हो, जेडीयू भी नीतीश कुमार जी को ला करके यहाँ क्या कर दिए। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, चाहे तमिलनाडु में डीएमके हो, चाहे उड़ीसा में बीजू पटनायक जी रहे हों, आज विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं है वाहिद माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा। कांग्रेस पार्टी है विपक्ष की बड़ी पार्टी है, लेकिन सारी आशा के केंद्र माननीय अखिलेश यादव जी है। और भारतीय जनता पार्टी की भी टॉप लीडरशिप की उम्र हो रही है।
माननीय अखिलेश यादव जी के पास अभी लंबा राजनीतिक विरासत है। अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग जनता बनाना चाहती है, हम समाजवादी कार्यकर्ता मिल करके और मेहनत कर ले गए और सरकार यूपी में बना ले गए, तो देश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी होगी आगे आने वाले दिनों में। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूर से मुझे दिखाई दे रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि देश के अंदर जहाँ आज बीजेपी का लोग नाम ले रहे हैं, जहाँ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, वहाँ एक दिन समाजवादी पार्टी होगी। बिल्कुल दूरदर्शी बात कही आपने। 2027 का विधानसभा चुनाव है, कुछ ही समय बाकी है, सियासी बयानबाजी भी चल रही है। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा? क्या कुछ हलचल है अंदर पार्टी के अंदर, क्योंकि आप भी बैठकों में शामिल होते हो? दूसरा सवाल, बहुजन समाज पार्टी क्या मुकाबले में नहीं रही, और क्या बहन मायावती की राजनीति अब समाप्त हो रही है, मानते हैं आप? कई सवाल आपने एक साथ जोड़ दिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने बड़े दिल के नेता हैं, कुछ मामला फंसेगा तो सीट पे फंस सकता है, लेकिन वो इतने बड़े दिल के नेता हैं, मुझे लगता है कि अगर राहुल जी और वो मिलेंगे तो सीट का भी कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन ये उन्हीं परिस्थितियों में शायद ईश्वर न करे कोई रास्ते अलग हों, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है कि जब धरातल और ज़मीन की बात आप बिना समझे हुए, अगर कुछ लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, अगर उस तरीके से आपने अनाप शनाप डिमांड कर दी, तो शायद 1% ऐसी गुंजाइश हो कि शायद अलग अलग लड़ना पड़े। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस पार्टी भी प्रतिबद्ध है कि हम लोग मिल करके चुनाव 2027 में लड़ेंगे। दूसरा आपने पूछा कि बहन जी की बात आपने पूछा। ऐसा है कि बहन जी की राजनीति करने का दूसरा तरीका रहा है। वो आंदोलन पे, सड़क पे या और कोई छोटी छोटी रैली मीटिंग करके शायद बहन जी उतना अब निकल नहीं रही हैं मेरे हिसाब से, लेकिन उनका एक मजबूत वोट बैंक उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर उसको तोड़ने की साजिश कर रही है, लेकिन हम लोगों ने सदैव आदरणीय बहन जी का सम्मान किया है। वो अलग बात है कि हमारा गठबंधन नहीं चल पाया लंबे समय तक, और अगर लंबे समय तक चलता तो शायद ना बीजेपी होती ना और कोई दल होता, हम ही दोनों लोग होते। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों का गठबंधन टूट गया। हमें भरोसा एक वोट बैंक और बहन जी के मानने वालों की संख्या है, हम उनको समाप्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नौजवानों का और जो नए वर्ग के लोग आए हैं उनका माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर भरोसा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है जो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देख रहा है। आपने ओम प्रकाश राजभर को लेकर के अभी बयान दिया, अब हम संजय निषाद को लेकर बातचीत कर लेते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अभी वो मुठभेड़ के सवाल पर योगी सरकार को ही घेर रहे थे, पुलिस पर तमाम सवाल उठा रहे थे कि मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब वो भी कहने लगे हैं कि विपक्ष के लोग यानी समाजवादी पार्टी के सांसद उनके संपर्क में, वो संख्या में बताते हैं। ऐसा है ये लोग टीवी पे मीडिया में आके तो कोई बात करते हैं, बंद कमरे में ये सब बीजेपी को गरियाते हैं और सब बीजेपी से आजिज हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों चाहे संजय निषाद जी हों। जहाँ तक संजय निषाद जी का सवाल है, पार्टी थी, आंदोलन की पार्टी थी, लेकिन पहचान किसने दिलाई? समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को सांसद बना करके पहचान दिलाई। उन्होंने क्या किया? छोड़ के भाग गए। सुबह यहाँ बात किए, शाम को 5KD पहुँच गए। अंदर से मैं अब उन बातों को नहीं कहना चाहता। ओम प्रकाश राजभर भी और संजय निषाद जी भी, दोनों लोग बीजेपी पे दबाव बना रहे हैं इधर हमला करके, और इनको गाली देने पे और इस तरीके का सिगुफा छोड़ने के लिए लगाया गया है कि आप जितना गरियाओ उतनी एक आध सीट बढ़ जाएगी। ये सुबह बयान देते हैं, शाम को बीजेपी में टेम्परेचर नापते हैं। का सही रहा? ठीक बोला? बौखला गए इन समाजवादी पार्टी वाले। अब सिटिया हमार देख रहा है, एक आध बढ़ा दिया। तो ये बार्गेनिंग करते हैं केवल ये लोग, ये सोच रहे हैं कि इधर गाली दे के सीट बढ़ा लें, लेकिन अंदर से मैं बता रहा हूँ
इन्हें भाजपा इनका यूज करेगी, इन्हें फेंकेगी, फिर ये एक ना एक दिन दोनों लोग, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, लिख लीजिए कागज़ कलम निकाल करके, एक ना एक दिन इनको ऐसा आएगा इनके सामने कि फिर माननीय अखिलेश यादव जी के सामने इनको आना पड़ेगा और साष्टांग इनको प्रणाम करना पड़ेगा कि अब हमारी मदद कर दीजिए, आपकी मदद की ज़रूरत है। इसलिए इन्हें सलाह भी देंगे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। और एक वह है कि दुश्मनी लाख सही, लेकिन फिर जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। तो ये ऐसा काम ना करें कि कल फिर इनको समाजवादी पार्टी के सामने आए, हमारे नेता के सामने आए तो इनको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन इतना कोशने के बाद आप लेने को आतुर हैं? देखिए, राजनीति में लेने का सवाल नहीं, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक हो सकती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो सकता है, तो ये तो हमारे पिछड़े भाई हैं। पूरे राजभर समाज का हम लोग सम्मान करते हैं, पूरे निषाद समाज का, और उन्हीं पीडीए की तो लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो इस समाज की, चाहे राजभर समाज हो चाहे निषाद समाज हो, उनका भविष्य समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। इसलिए ये पिछड़ों के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। आखिर में इनका समाज ही ढकेल के लाएगा कि चलो माफी मांग रहे हैं, अब इनको माफ कर दीजिए। लेकिन ये भी सच है कि आप यदि पिछली बार 2000 में यदि सुभाषपा के साथ मिलकर न लड़े होते तो मिस्री की सीट शायद आपकी झोली में होती। हाँ, तो ये बात ओम प्रकाश राजभर जी को कोई बताए जा करके ना, कि आपकी वजह से फायदा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को, बल्कि आपको फायदा हुआ। ज़्यादा सीटें आपको दे दी, अपनी सीट दे दी, और उसके बाद आपके लोग विधायक भी हो गए, आपकी पार्टी बढ़ा दी। आपने क्या किया? अगर हमारी सरकार बन गई होती तो अब तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि सरकार नहीं बनी, नहीं ये स्वामी जी, ये राजभर जी, ये 5 साल में इतना गोड़ देते उत्तर प्रदेश को कि फिर समाजवादियों को संभालना मुश्किल हो जाता। तो अच्छा रहा कि ये बिना कि ये सरकार नहीं बनी और इन लोगों से भी मुक्ति मिल गई। समाजवादी पार्टी जो है रोजगार के लिए क्या मॉडल देगी, युवाओं के लिए क्या सोचेगी, ये जो पलायन कैसे रोकेगी? ये जो मैं आपसे कह रहा था पेड़ लगाने के लिए नौजवानों को, सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि क्यों नहीं पेड़ लगाने वालों की भर्ती कर देते हैं। हम आपसे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का जिलेवार मैनिफेस्टो भी आएगा, और समाजवादी पार्टी के लिए वर्ग विशेष के लिए भी हम लोग, नौजवान हो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, उन सब के लिए भी हम लोग नई योजनाएं लेकर के आएंगे। इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए काम करेगी तो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए करेगी। अभी आपने कहा कि अगर हम विपक्ष की बात करें तो सारे विपक्ष के नेता जो है नेपथ्य में चले गए हैं। टीएमसी की बात करें, तमिलनाडु की बात की, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां भी अगर देखा जाए तो सियासी घमासान मचा हुआ है। इस दौरान क्या विपक्ष आपको एकजुट लगता है कि है? और सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है जब इतनी उथल पुथल चल रही हो देश में? पूरी तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई थी दिल्ली में, और हर एक उसमें 23 से ज़्यादा दल आए थे। 2 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े थे, और जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हो रही है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। और आगे आने वाले दिनों में 2027 के बाद समाजवादी पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी बनेगी। अभी हम देश की नंबर 3 पार्टी, और याद रखना 27 के बाद हम लोग देश की नंबर 1 पार्टी बनेंगे। अखिलेश यादव जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे जो ये इंडिया गठबंधन है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हो ना कि आज जितने क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों में सभी नेपथ्य में लीडर चले गए। नेपथ्य से मेरा मतलब ये है कि हार और जीत के आधार पर, जाहिर सी बात है कि जब आप सत्ता में होते हैं, जब आपके पीछे संख्या होती है, तब आपका कद दूसरा होता है, और जब आपके पीछे संख्या नहीं होती, लीडर वही होता है लेकिन उसका कद फिर उतना नहीं आप आंक सकते हो जितना कद समाज में या देश में होना चाहिए, देश की राजनीति में होना चाहिए। हमें भरोसा है कि 2027 फतेह करते ही समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी देश के नंबर 1 नेता होंगे। आनंद जी, अगला सवाल यह है कि 2027 में क्या हिंदुत्व और पीडीए चुनाव का मुद्दा बनेगा? पीडीए कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। पीडीए एक ऐसा वर्ग है जो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ करके
उत्तर प्रदेश में पीडीए अपनी सरकार बनाएगा, और पीडीए की व्याख्या मैंने पहले आपसे किया है। और हिंदुत्व की आप बात कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल यही एक हथियार है जिससे वो बड़े से बड़े लोगों को घायल करती है। और लेकिन जनता समझ गई है कि सिर्फ हिंदुत्व और धर्म की कागजी बातें करके क्या करें। हिंदुत्व के नाम पर जो इतना बड़ा मॉडल आपने और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना, उसकी तो कमाई आप खा गए, वो तो प्रभु श्री राम जी का चंदा आप खा गए। तो आप हिंदुत्व के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हो, आप हिंदू की रक्षा करने वाले लोग नहीं हो। समाजवादी पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही तो हमारा सामाजिक सौहार्द रहा है इस देश का। यही तो इस देश की चमन में हर तरीके के फूल रहें, हर रंग के रहें, यही तो खासियत रही है अपने देश की। क्या भाजपा जातीय जनगणना से डर रही है? जातीय जनगणना बीजेपी कराना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी भी एक ज़माने में कराना नहीं चाहती थी। सबसे पहले समाजवादी शरद जी, आदरणीय नेताजी, लालू जी, यही लोग लेकर के आए थे कि जातीय जनगणना कराइए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको डिनाई कर दिया था। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जातीय जनगणना कराइए, आदरणीय राहुल जी भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि नारा उसका जातीय जनगणना का उद्देश्य ये है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान लीजिए अगर 100 मकान आते हैं और उसमें अगर संख्या पता है, आबादी पता है, तो फिर उस हिसाब से उनका बंटवारा हो जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना जो संसाधन है देश के, जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, वो बिना जातीय जनगणना के संभव नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, स्वीकार किया, मजबूरी में देश की जो इतनी बड़ी आबादी है पिछड़ों की, उसकी वजह से दलितों की, अल्पसंख्यकों की और वर्ग की आबादी है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि नहीं, जातीय जनगणना करानी चाहिए। लेकिन इनकी मंशा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे संदेह है कि बीजेपी जातीय जनगणना पूरी करेगी कि नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो सही आंकड़े देगी कि नहीं देगी। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर पीडीए की बात कर रहे हैं कि आपके पास पीडीए का नारा एक है, भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। समाजवादी पार्टी पर एक सीधा ठप्पा लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए ही काम करती है। मुस्लिम वोट आपके पास है मजबूत? सवाल ये है कि सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही काम करती है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी हर एक वर्ग के लिए काम करती है। जहाँ तक अल्पसंख्यक भाइयों का है, बीजेपी ये सोचती है कि नहीं, ये एक ऐसा वर्ग है जो देश का हिस्सा ही नहीं है, हम उन्हें ऐसा वर्ग नहीं मानते, हम उन्हें अपने भाई ही मानते हैं। तो इसलिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए काम करते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। बीजेपी के लिए ज़रूर ये है कि वो अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं कि जिससे वोट लेना होता है उसके हो जाते हैं। और कभी कभी जब दूसरे वर्ग का भी वोट लेना होता है तो उनका राग अलापने लगते हैं। तब मस्जिद में भी हमने जाते देखा है, बड़े बड़े मौलानाओं को गले लगाते भी देखा है। क्यों भाई, विदेश के मौलानाओं को जाते हो गले लगाने, क्यों जाते हो वहाँ? हम भी तो देखते हैं वो तस्वीर, मस्जिद के अंदर भी फ़ोटो देखते हैं। आप अपना हित देखते हो कि कैसे आपका हित होगा, देश का हित होगा, इससे आपका परवाह नहीं है। आप सुविधानुसार राजनीति करते हो। यहाँ वोट लेना है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हो आप, और वहाँ आपको कुछ और हासिल करना है, इसलिए जाके गले लगते हो। बयानबाजी तो हमेशा आप ही के ऊपर की जाती है। क्या बयानबाजी? भाजपा कहती है कि सपा मुस्लिमों के साथ दिखती है। पास और कोई मुद्दा नहीं है। उसे ये मतलब नहीं है कि नौजवानों को रोज़गार देना है, किसानों को उनको उपज का मूल्य देना है, उन्हें सस्ता सामान उपलब्ध कराना है, महंगाई कहीं जाए, पेट्रोल डीजल की चाहे जो कीमत हो जाए, रुपया डॉलर के मुकाबले चाहे जितना गिरता जाए। आप ही ने बयान सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र जैसे जैसे उसके साथ गिरता है, और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कहती थी। और आज लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिरता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की ढोल के अंदर पोल है, इनके पास कुछ नहीं है, कोई योजना चलाने के लिए इनके पास नहीं है। मनरेगा को ख़त्म कर दिया इन्होंने, बीवी जी राम जी लेकर के आ गए, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए।
क्या होगा मनरेगा में जो लोगों की मजदूरी फंसी हुई है? करोड़ों रुपए सीतापुर का ही बाकी है। जी बिल्कुल। चुनाव से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव का अब सिर पे है। भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्ष से डर रही है? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा, क्या कोई नया गठबंधन बनने के भी चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में? चुनाव आएगा तो तमाम गठबंधन बनेंगे ही बनेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि बीजेपी से लोग आजिज हैं और समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता, नेता सब लोग मेहनत कर ले गए तो हम लोग बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। विपक्ष से डरी हुई है, जाहिर सी बात है, डरी हुई है। डरी ना होती तो ये सिगुफा काय छोड़ती कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। हम आप क्या चर्चा कर रहे हैं? टूट की चर्चा कर रहे हैं, सांसदों की चर्चा कर रहे हैं। हम आप डीजल पेट्रोल की महंगाई की तो चर्चा कर नहीं रहे। हम आप सोसाइटी पे खाद नहीं मिल रही उसकी तो चर्चा कर नहीं रहे। गांव में आप चले जाइए, कहीं बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर फूके हैं, तार लटके हैं, केबल ध्वस्त हो रही हैं, महंगा महंगा बिजली का बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगा दिया, पता चला रिचार्ज किया प्रीपेड मीटर और वो नहाने गया और उसकी बिजली चली गई, और फिर पैसा जमा कराया तब भी वो नहीं हुआ। खैर स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिया महिलाओं ने। तो उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है, चर्चा करनी है हिंदू मुस्लिम पे चर्चा करनी। चर्चा इस तरीके का एक सिगुफा आइटम बॉय राजनीति में रखो, उससे बुलवा दो सुबह कुछ ना कुछ, फिर उस पर टीवी डिबेट करें। देश के चैनलों को, हमको, आपको, सबको देश की जनता पे उनकी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए मैं 2011 में चाइना गया था। मैं 10 से 12 दिन वहाँ रह करके आया था। रात के 2 बजे भी अगर होटल की खिड़की खोलते थे तो कोई वहाँ काम कर रहा होता था। वहाँ लगता था कि वो एक एक व्यक्ति देश बनाना चाहता है। चाइना हमसे सैकड़ों साल आगे हो गया है। मैं उस समय गया था तो 50 साल हम लोग तब लगता था कि पीछे हैं। तो इसलिए देश कहाँ पहुँच गए, हम अभी कहाँ हैं? हम अभी हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। हमारे हाथ इतने रोजगार खाली हाथ नौजवान घूम रहे हैं, उनसे हम काम नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये देश के निर्माण में ये खाली हाथ लगें तो शायद देश कितना आगे हो जाए। और हिंदुस्तान जिसने शून्य दिया, जिसने सारे भगवान दिए, जो इतना स्किल्ड, जहाँ हर मौसम होते हैं, जहाँ ठंडी भी होती है, जहाँ बरसात भी होती है, जहाँ गर्मी भी होती है, अब वो देश अगर पीछे है तो सिर्फ कागज़ पे विश्व गुरु बना लीजिए। विश्व गुरु की हालत क्या है अन्य देशों में, आप बेहतर जान सकते हैं। अब आनंद जी, हम छोटे छोटे सवाल करेंगे आपसे और छोटा ही जवाब चाहेंगे। वो सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, आप लोग जाहिर तौर पर इस बार 24 में आप नंबर 1 पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में आए हैं। ज्यादा आपके सांसद हैं, उतनी मजबूती से आप लड़ेंगे, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में अगर बुलडोजर नीति की हम बात करें, बुलडोजर को लेकर बड़ी बड़ी दावे होते, बड़ी बड़ी बात होती है, कभी न्यायालय भी उसको गलत ठहराता है। बुलडोजर नीति को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? नहीं, देश में हर संस्था का अपना काम है, न्यायपालिका का अपना काम है। मैं इस बुलडोजर नीति का विरोध करता हूं और समाजवादी कभी बुलडोजर नीति के समर्थक नहीं रहे। आप बंदर के हाथ में उस्तरा दे रहे हैं। आपने क्या किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि आज कार्यपालिका का, आज राजनीतिक लोगों की क्या स्थिति हो गई है। आप कोई मंत्री अगर अपने काम के लिए गिड़गिड़ाएगा, वो जनता के क्या काम करेगा? हम लोग तो मीटिंगों में देखते हैं, यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में विधायक का अपना काम नहीं हो पा रहा है, मंत्रियों का अपना व्यक्तिगत काम नहीं हो पा रहा। इतना ब्यूरोक्रेसी को हावी कर दिया है कि कहना अनुपयुक्त ना होगा कि जिले के डीएमएसपी भी आजकल मुख्यमंत्री हैं। इसलिए ये आपने जो बुलडोजर नीति लेकर के आए हो, अब दरोगा जाता है और कहीं धमकी देता है कि बुलाएं बुलडोजर, अभी गिर जाएगा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। थाने तहसील में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं रहा जितना पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने थाने तहसील के माध्यम से जनता को लूटने का काम किया है। और ये बुलडोजर का सहारा लेकर के, आदमी को डरा करके, वो जान रहा है कि रुपया दे दो, खेत बेच करके दे दो, बुलडोजर ना आ जाए। तो इस बुलडोजर को 7 समंदर पार फेंकने का समय 2027 के बाद आएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, ठीक है, कोई अपराध करता है, कोर्ट है,
मुकदमा चलेगा, उसको सज़ा होगी, वो होता रहा है। ये कहाँ से हो गया कि न दलील और ना वकील और सीधे न्याय सुना दो, बुलडोज़र लेकर के आगे। अरे वो एक कहावत है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। आपकी सरकार आएगी 2027 में, यदि आती है तो क्या इन्हीं आप न्याय दिलाएंगे जो जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वही तो पीडीए है। उस पीडीए को न्याय दिलाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। अपराध पर सरकार के जो दावे हैं, और ये दावा एक और है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार जिस तरीके से कटिबद्ध है, दूसरी सरकारें नहीं है, किस नजरिए से? जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों में देखिए क्या अपराध कम हुआ है, या थानों तहसील में जाकर के देखिए क्या मुकदमे लिखे जा रहे हैं, या हाफ एनकाउंटर में देखिए कि कितने निरपराध लोगों पर हाफ एनकाउंटर। ठीक है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर मुठभेड़ होती है तो अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस भी गोली चलाए, एनकाउंटर हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई छुटभैया हो, एक मुकदमा हो, साधारण धाराओं में हो, और कोई घटना हो जाए तो पकड़ करके उसी एंगल से हाफ एनकाउंटर कह दिया जाए कि गोली मार दो, अस्पताल में एडमिट करा दो। मैं इस नीति का पक्षधर नहीं हूँ, ना समर्थक हूँ। आपकी पार्टी ये कहती है कि इनकाउंटर, इसलिए महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अपराध इस सरकार में हुआ है, सबसे ज़्यादा अपराध। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपकी पार्टी तो और आगे कहती है कि पीडीए जो है, ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें जो पीडीए के लोग हैं, हाँ, उनको कमर के ऊपर मारा जा रहा है, पीडीए के नहीं, उनको कमर के नीचे। सवाल ये नहीं है जी, मैंने विधान परिषद में 2020 में हमने इस बात को रखा था कि उस समय जो इनकाउंटर हुए थे, जो हत्याएं हुई थी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ यादव जाति के 60 लोगों की हत्याएं हुई थी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे। तो ये जो पीडीए के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है थानों में पता कर लीजिए। अगर खास वर्ग का कोई व्यक्ति मिल जाए, कितना लूट होता है सिर्फ नाम पे। क्या भाषा है अधिकारियों की उनके प्रति, ज़रा पता कर लेना। तो ये इसी देश के रहने वाले हैं। अगर जाना होता तो 1947 में ही चले जाते छोड़ करके। इसी मिट्टी से प्यार है ना, तभी तो यहाँ थे। और आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करोगे। बड़े पैमाने पर पीडीए के लोगों का एनकाउंटर किया गया है। उन सबको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, सरकार बदलेगी तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। क्या आप मानते हैं कि युवाओं में अपराध बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जब आप कोई योजना नहीं बनाओगे, रोजगार नहीं दोगे, हाथ खाली रहेंगे, तो खुराफाती तो करेंगे। एक टीचर की आपने भर्ती नहीं की, जो टीचर हैं उनसे भी टेस्ट करा रहे हो उनको। अरे बुढ़ापे में कोई परीक्षा पास करेगा? हमारे तो मुंशी जी हमको पढ़ाए, तब तो वो 8वां ही पास किए थे। उन्हीं की पढ़ाई आज तक काम आ रही है मास्टर साहब की। शमीम अहमद साहब हमको हमारे स्कूल में पढ़ाए प्राइमरी तक, वो तो 8th पास थे, उन्हीं की पढ़ाई काम आ रही आज तक। तो सवाल ये है कि आप भर्ती कर नहीं रहे हो, रोजगार दे नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि नई पीढ़ी को कौन सी दिशा दे रहे हो? कौन सी फिल्में बन रही हैं? फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है? वो अगर आप देख लो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन फिल्मों का नाम लेकर के चुनाव प्रचार में कहते हैं, बताते तो स्क्रिप्ट पीएमओ से लिखी जा रही है। हाँ जरूर। जो आजकल वेब सीरीज आ रही हैं, जो फिल्में आ रही हैं, वो भी क्या समाज को दिशा देने वाली हैं, या समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्में आ रही हैं? तो आप सोचो हम किस दिशा में जा रहे हैं और नई पीढ़ी को किस दिशा में भेज रहे हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल और, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल है उसमें सुधार की गुंजाइश है? आप जब देखते होंगे कितना बदलाव पुलिस में आप पाते हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये डायल 100 सिस्टम उन्होंने ही दिया था और अधिकारियों को भेजा था न्यूयॉर्क पुलिस से सीख करके आओ कैसा है। आप पता कर लेना, 20 साल से थाने में वही एक गाड़ी रहती थी, धक्का प्लेट, डीजल दूसरे से मांगते थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, हर एक थाने में 2-2 नई गाड़ियां मिल गई।
डायल 100 में नई इनोवा गाड़ी, अच्छी स्कॉर्पियो, अच्छी बोलेरो, अच्छी गाड़ियां उन्होंने दी, जिससे कि रिस्पांस सिस्टम भी अच्छा हो और पुलिस भी और भर्ती भी की और उनको अत्याधुनिक उपकरण दिए। लेकिन जिस तरीके से, चूँकि नौजवानों को आपने खाली हाथ छोड़ रखा है, रोज़गार दे नहीं रहे हो, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कंटेंट आप ऐसे दे रहे हो सोशल मीडिया से लेकर के फिल्मों से, उनको कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, धर्म के नाम पर आप ठगी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि नौजवान अपराध की तरफ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और अपराध जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पुलिस के सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत होगी। मेरा मानना है समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के रिस्पांस सिस्टम से लेकर के और आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी और माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। क्या आपकी संसद जी कभी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई है? नहीं, आज तक नहीं हुई कभी। अगर मिल जाए और तो मुझे लगता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से दुर्भाग्य से एक ही जाति से हम लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इकलौता नेता होऊंगा जिनकी आज तक कभी आमने सामने संवाद नहीं हुआ है। हाँ, विधान परिषद में नोक झोंक जरूर हुई है, तो कभी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए कभी मिल जाते हैं तो क्या सवाल रहेगा उनसे, कुछ कहेंगे कि कोई नहीं सवाल कहेंगे? नहीं रहेगा। मुझे याद है कि कई बार विधान परिषद में जब मैं था तो गैलरी में कई बार ऐसा हुआ, वहाँ सीएम सिक्योरिटी भी नहीं होती, एक दो लोग होते हैं, तो कभी अगर अचानक से आगे भी आ गए तो मैंने रास्ता बदल लिया। मैं नहीं चाहता कि उनसे मेरा आमना सामना हो। क्यों? अब ठीक है, हमारे दल अलग हैं, तो हम नहीं चाहते कि सामने पड़ेंगे तो शिष्टाचार बस प्रणाम ही करना पड़ेगा, तो हम इसलिए चाहते सामने ही नहीं पड़े। तो मतलब प्रणाम ना करें इसलिए नहीं मिलते हैं? नहीं, ठीक है, क्या है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन कुछ शिष्टाचार भी होता तो मैं सोचता हूँ क्यों ऐसा दिन आए कि हमें प्रणाम भी करना पड़े। चलिए चुनाव की बात करते हैं। 2027 में क्या मानते हैं जो छोटे छोटे दल हैं ये किंगमेकर बन सकते हैं, और क्या कोई चांसेस ये भी है कि समाजवादी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है? कोई और संभावना नहीं है। इकलौती संभावना है कि समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ इंडिया अलायंस गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। तो ये जो गठबंधन है छोटे छोटे दल, वो क्या किंगमेकर बन सकते हैं? नहीं, कोई छोटा दल और नहीं। अभी तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ रहेगी और हम दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। एक छोटा सा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की आप कमजोरी क्या मानते हैं आज की डेट में, जिसको लेकर आप दावा कर रहे हैं कि 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, हर मोर्चे पर फेल रही है और बहुत सारी कमजोरी हैं जो चुनाव में हम लोग उस पर काम करेंगे। मुझे लगता है यहाँ रणनीतिक रूप से बताना उचित नहीं होगा। कि सीधे तौर पर अब ओम प्रकाश राजभर जो पहले बयान देते थे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होंगे, अब उनके बयान इधर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने अपनी लीगल टीम को कोर्ट में लगा करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को उलझा दिया। उनकी सरकार चाहती थी समय पर हो। ये बहुत झूठे और लफाज लोग हैं। बीजेपी ने जानबूझ करके पंचायत चुनाव नहीं कराए और मैं पंचायत प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि ये चाहते हैं, इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं कराए क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार सत्ता में आ जाएं, और सत्ता में अगर आ गए तो आपने देखा है कि किस तरह चुनाव हुए। बहनों की साड़ी खींची गई, नामांकन नहीं करने दिया, वोट नहीं डाले गए। आप जान रहे हैं डमी, जिस तरीके से आप भी जानते हो डमी का खेल, शुरुआत बीएसपी में हुई थी डमी की खेल, लेकिन इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ते हुए कि जिसने डमी नहीं मांगा उसके साथ भी डमी भेज दिए और वोट डलवा लिए अंदर जा कर के। चाहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हो, चाहे जिला पंचायत, हम लोग चुनाव लड़े हैं, आपको पता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े। किस तरीके से इन्होंने नंगा नाच किया। तो पंचायत के चुनाव को भी बीजेपी लूटना चाहती है, इसलिए इन्होंने टाला है। ये सोचते हैं अगर कहीं बिल्ली के भागे से छीका टूट गया, कहीं धोखे से ये लोग सरकार में आ गए तो फिर पूरा पंचायत चुनाव लुट जाएगा। इसलिए हम पंचायत के चुनाव जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे अपील करेंगे, इनको सरकार से बाहर करिए, हम लोगों की मदद करिए, समाजवादियों की सरकार बनाइए, हम लोग निष्पक्ष पंचायत का चुनाव कराएंगे।
आनंद जी, आखिरी समय बढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ा एक सवाल ये बनता है कि आपने देखा, अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा, उसमें कई पार्टियों के लोगों का स्टिंग हुआ है जो पैसे लेकर के जो है टिकट देने की बात कर रहे हैं। आप संगठन में भी थे, आप लोकसभा का चुनाव हारे, एक जीते और एमएलसी रहे। क्या पार्टियां ऐसा करती हैं, पैसे लेकर के टिकट देती हैं? अब वो तो कुछ हमने एक न्यूज़ एजेंसी के स्टिंग ऑपरेशन में देखा है, मैं दूसरों का तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी इस सब से कोसों दूर है। और हमारी पार्टी में तो जो थोड़ा बहुत होता है, उम्मीदवार की मदद ही की जाती है। किसी उम्मीदवार से टिकट के नाम पर या किसी भी नाम पर हमारे यहाँ जो सदस्यता शुल्क होता है, उसके अलावा सदस्यता जो होती है, उससे कि पार्टी के फंड में जो पैसा आता है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं लेती, और टिकट के नाम पर तो कतई नहीं, और उल्टा देने का काम करती है। देने का काम करती है। अब एक सवाल वही फिर घूम कर आ रहा है कि आपका कभी हृदय परिवर्तन अगर जरूरत पड़ी तो होगा, या फिर आप आखिरी तक समाजवादी पार्टी? नहीं, हम लोग जैसे हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बचपन से विचारधारा से जुड़ करके आए, और जब छात्र राजनीति में आए तब भी ये तय करना था कि किस दल से राजनीति करें, तब हम लोगों ने समाजवादी विचारधारा को चुना है। और मैं आपसे निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं समाजवादी झंडे में लिपट करके ही मरघट जाऊँ। और दूसरी बात, मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि पार्टी कभी निकाल दे तो अलग बात है, नहीं, मैं अपनी तरफ से पार्टी को छोड़ करके कभी नहीं जाने वाला। नहीं जाने वाला। लेकिन जो घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ, इसको दूसरे रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया, कहा यह गया कि ऐसा है ना पंकज जी, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस का कैडर है, उनका जनाधार था, लेकिन जो लीडरशिप थी, जो सांसद चुन करके आए, वो सब सेलिब्रिटी थे। वो बाहर के रहने वाले थे ज़्यादातर, कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया था, कोई खेल जगत से आया था, कोई दूसरे दल से आया था। ज़्यादातर लोग ज़मीन से संघर्ष करके नेता नहीं बने थे। तो मैं तो जब ये सुगबुगाहट भी नहीं थी, तब भी मैंने अपने एक साथी से कहा था कि टीएमसी बहुत जल्दी टूट जाएगी। और आज मैं कह रहा हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी का एक सांसद नहीं हिलने वाला है। चिट्ठी का राज क्या है? रामगोपाल जी को लेकर के कह रहे ऐसा हो होता है ना भाई, तमाम वर्कर्स के काम होते रहते हैं, तमाम मिलने वालों के काम होते हैं। अब हम हैं तो हम अपना पत्र क्या अपने क्षेत्र की जनता का मंत्री को, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री तक नहीं भेजेंगे? कभी कभी होता है कि व्यक्तिगत मिलकर के भी आदमी दे देता है, और कभी होता है कि ऑफिस में जा कर के दे देता है, कभी डाक से भेज देता है। जो मुझे जानकारी है, ये बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है इस सत्र से भी पिछले सत्र की बात है। लोकसभा में आदरणीय प्रोफेसर साहब लोकसभा से निकल रहे थे, और माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा के अंदर जा रहे थे, तो बीच में मुलाकात हो गई, तो अभिवादन हो गया। एक कोई कार्यकर्ता अपना कोई काम दे गया था, तो उनको तुरंत उन्होंने कहा कि अरे अच्छा मिल गए आप, ये एक कोई कार्यकर्ता दे गया था, देख लेना। तो सामान्य शिष्टाचार था, उसको लेकर के अब वीडियो बना करके बीजेपी बहुत माहिर है इसमें, तो वो इनको ना कुछ पता न जता, राजभर जी अपना लाउड स्पीकर, वही जो सीडी मिल गई वही अपना दबा दिया, लाउड स्पीकर बजाने लगे। क्या पश्चिम बंगाल वाले घटनाक्रम से मोदी ने अपनी सरकार बचा ली? क्या खतरा था? मैं ये बात कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये परिसीमन बिल लाने के लिए ये सब चल रहा है, ना, इसके पीछे एक और बात है। अव्वल तो मैं गुस्सा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से गुस्सा हूँ कि अगर हम लोगों ने थोड़ा, क्योंकि गुस्सा से मतलब कि नेतृत्व तो जब आप कर रहे हो तो जिम्मेदारी भी आपकी ज़्यादा है। हाँ, शिकायत है हमारी। एक तो नीतीश कुमार जी टूट के चले गए, क्यों भाई हम लोगों ने जाने दिया? अगर वो रहते तो भी सरकार हमारी दिल्ली में बनती, खैर वो चले गए।
उसके बाद हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया सरकार बनाने का, और 2 साल निकल गया। ना सरकार गिराने का प्रयास किया हम लोगों ने, अंदर खाने ये बात आई कि हम लोग सरकार गिराना चाहते हैं। नीतीश जी का जो हाल बिहार में किया आपसे छुपा नहीं है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं कुछ खेल बड़ा चल रहा था अंदर, और बीजेपी को उसकी भनक लग गई। तो ये परिसीमन के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है, उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन हम अब भी कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, और 2 साल दिल्ली की राजनीति में हम लोगों को हो गया है, उसके आधार पर कह रहे हैं अभी भी अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो दिल्ली की सरकार गिरा सकता है। ये टीएमसी वाले लोग हैं तो अपने ही, अरे जब कुछ मेलोडी मिली है तो एक मेलोडी मिली, हम 2 मेलोडी दे देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, आ जाओ इधर सरकार। तो अगर अभी भी इंडिया गठबंधन चाहे तो दिल्ली की सरकार गिरा सकता है, लेकिन हम लोग को ऐसा काम करना नहीं चाहते कि जिससे तोड़ फोड़ करके हम लोग तो ये चाहते हैं कि अंतर विरोध से खुद ही सरकार गिर जाएगी। और याद रखना, आज एक बात और आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, 6 महीने के अंदर दिल्ली की सरकार छोड़ करके भाग जाएगी। चलिए, 6 माह में दिल्ली सरकार छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन आप ये बताइए कि सीतापुर और लखीमपुर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था, वो गढ़ ढह गया। अरे 27 में फिर से लौटे नहीं, कहाँ ढह गया। तीनों सांसद जीते भाई, सीतापुर, लखीमपुर, धौरहरा, और 2 जो और क्षेत्र लगते हैं, सिधौली, मोहनलालगंज का, वो भी जीते हम लोग। मिश्रिक जो आपका मिश्रिक विधान लोकसभा में लगता है, वो भी जीते। तो ढहा कहाँ, ये तो सारे जीत करके आए हैं। फिर आपसे कह रहे हैं विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि 17 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। 17 सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। 17 अगर बुआ की नौबत पड़ी तो गठबंधन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी बहुजन समाज पार्टी से बहजी ने तो प्रेस करके कह भी दिया कि वो अकेले लड़ेंगी, तो इसलिए, और हमारे नेता ने और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहेगा, ये हमारे नेता ने भी कई बार कहा है, और कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस बात को। चंद्रशेखर आजाद की क्या भूमिका रहने वाली है? मौका पड़ेगा तो आप उनके साथ कुछ सीटों पर समझौता कर सकते हैं? मुझे लगता है ये बात तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। चंद्रशेखर जी हमारे अच्छे मित्र हैं। हालांकि वो चाहते हैं, पहले भी वो चाहते थे, मेरी व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बने। हम लोग मदद करना चाहते हैं, आप हमारी मदद लेना चाहते हो ले लो, और हम विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने मुझसे कहा। तो अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो हमारा इंडिया अलायंस पहले से चल रहा है, पहले तो हमारा इंडिया अलायंस है, और बाकी चीज़ें तो भविष्य के घर में है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या फैसला लेते हैं उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। यूपी में ओवैसी को कहाँ पाते हैं? उनकी एंट्री नहीं, कहीं नहीं पाते हैं, केवल आग लगाने के लिए। और हालांकि बैरिस्टर साहब से दुआ सलाम हम लोगों की सदन में होती है, मैंने उनसे भी कहा कि हमारी सरकार बनवाइए, उत्तर प्रदेश में मदद कीजिए, तो बोले हमको ले लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक दिन आमना सामना भी हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सर ये शेरवानी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा आइए हमारे घर पे और हम आपको ऐसी शेरवानी देंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा घर आएंगे तो समझ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे फिर घर आ जाएंगे तो क्या है, सब कुछ आपका है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने बिहार में देखा है, और मुझे बीजेपी के, चूँकि दिल्ली में रहते रहते आपके सभी दलों से लोग संसद के अंदर मिलते हैं, वहीं कैंटीन होती है, वहीं उठना बैठना होता है, कभी कभी एक ही टेबल पे 3-4 दलों के लोग बैठ जाते हैं, तो सबकी बातें कहीं ना कहीं से आती रहती हैं।
तो बड़ी अच्छी भूमिका बिहार में नहीं थी। इसलिए कहीं ना कहीं हम वो बात कहेंगे तो शायद छोटी बात होगी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। लेकिन ओवैसी साहब जितना सक्रिय होते हैं बीजेपी को उतना ज़्यादा सूट करता है, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनको भी मज़ा आता है और भारतीय जनता पार्टी को भी नूरा कुश्ती में मज़ा आता है। तो भगवान इस नूरा कुश्ती से समाजवादियों को दूर ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। मुकेश सहनी की इधर ज्यादा सक्रियता देखी जा रही। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाका है जहां पर ये माना जाता है कि उनका अपना वोट बैंक है, इसको किस नजर नहीं, उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी जी का मुझे नहीं लगता कि कोई जनाधार है। बिहार में उनका थोड़ा बहुत जनाधार था। बाकी जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो सारे के सारे एक बड़े कैनवास में समाजवादियों के साथ खड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देख रहे हैं, चाहे वो निषाद समाज के लोग हों, चाहे वो राजभर समाज के लोग हों, चाहे वो अर्कवंशी समाज के लोग हों, चाहे वो पासी समाज के लोग हों, चाहे वो गौतम समाज के लोग हों, चाहे पाल समाज के लोग हों। हर एक समाज के लोग मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आनंद जी, एक आप तहरीर देते हैं लखीमपुर में और आप रिपोर्ट लिखाने के लिए कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी सांसदों की टूट को लेकर अफवाह फैलाई, गलत सूचना फैलाई, उस पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी एक तहरीर देते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, लेकिन एफआईआर अभी तक है नहीं और एसआईटी जांच कर रही। नहीं, दरअसल हम लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराई वो एक ग्लोबल भारत चैनल है, उसने गलत खबर चलाई थी। हम सांसदों की तस्वीर लगा करके 26-27 सांसदों को ये कहा था कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो वो एक भ्रामक खबर थी, उसको लेकर के हम लोग धन्यवाद देंगे लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक महोदया को कि उन्होंने तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के, और हम लोग गए, उन्होंने तत्काल उस पर एफआईआर दर्ज की। तो वो एक एफआईआर थी चैनल के खिलाफ और यहाँ एफआईआर थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ऑलरेडी संजय सिंह जी लगातार इन मुद्दों पे लड़ते रहे हैं और हम लोगों का बहुत पुराना साथ है। जब हम लोग लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो युवजन सभा के प्रदेश सचिव थे और हम लोगों के साथ अभी भी दिल्ली में सौभाग्य से हमारा उनका आमने सामने घर है, तो हम लोग वहाँ भी मिलते रहते हैं। और निश्चित रूप से कल भी उनसे बात हुई थी, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वो इन मुद्दों को लेकर के लगातार लड़ते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने एफआईआर दी। भारतीय जनता पार्टी को दर्ज करना चाहिए, और बिना किसी एफआईआर के एसआईटी जांच गठित कर दी सरकार ने, तो खुद ही आपने लीपापोती करने का मन बना लिया। अगर एफआईआर दर्ज होती संजय सिंह जी की तो निश्चित रूप से कुछ और तथ्य सामने आते, कुछ और जांच एजेंसियां इन्वॉल्व होती। मेरा अपना मानना है कि सरकार को तत्काल उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एक और सवाल इसी से, राम मंदिर टेस्ट से जुड़ा हुआ, और इस टेस्ट में आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और आप मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के बड़े बड़े लोग सदस्य हैं। तो लगता नहीं कि इतना, जिसमें इतने पावरफुल लोग हों, संवैधानिक संस्था से जुड़े लोग हैं। तो बीजेपी के लोगों का जो हृदय है वो बहुत कठोर है। हमारे आपके यहाँ का गांव का साधारण सा व्यक्ति भी अगर मंदिर में कुछ चढ़ावा होता है, प्रसाद भी सबको बांट देता है और 2 रुपया भी होता है तो वो भी भगवान पे उन्हीं के काम में समर्पित कर देता है। तो इनका हृदय इतना कठोर है, तो आप सोचो कैसे लोग हैं ये, कि भगवान उस करोड़ों आस्था से और श्रद्धा से जो लोग दान करके गए थे, वो तो कई धर्माचार्यों का मैंने बयान सुना है कि जो मंदिर का या प्रभु का दिया हुआ जो उसमें घोटाला करता है, उनके धन को खाता है, वो सैकड़ों वर्षों तक नाली का कीड़ा बन करके रहता है, लेकिन इनके ऊपर उसका कोई असर। इनका हृदय इतना कठोर है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये भी तो कहा जाता था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वो चर्चा दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। इन्होंने भाई अभी जब महिला आरक्षण पे परसीमन बिल लेकर के आए थे तो मैंने कुछ कविता एक बनाई थी रात के 2 बजे तक जग करके, उस कविता को मैंने सुनाया था। तो उसकी आखिरी लाइन यही थी कि अब बंद करो ये चीर हरण, तुम दिल से मन से काले हो,
हम माँ सीता के अनुयायी, तुम राम को ठगने वाले हो। तो ये प्रभु श्री राम को ठगने वाले लोग हैं। सीतापुर की बात कर ले, हर 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी पुराने प्रत्याशियों पे दांव खेलेगी या फिर नए कुछ युवा चेहरे लाएगी? क्योंकि युवाओं की बात करती है, हर बार देखा जाता है पोस्टर बहुत लगते हैं, लेकिन टिकट जो है कहीं ना कहीं पुरानों को दिया जाता है। जितने भी पुराने लोग हैं सबकी एक राजनीतिक विरासत रही है, सबका एक संघर्ष रहा है, उन पुराने लोगों को आप नज़रअंदाज नहीं कर। आप 2024 में लोकसभा सांसद बने, इन 2 सालों में आप क्या मानते हैं आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही जनता के लिए जो समर्पित की गई हो? और सबसे बड़ी बात, संसद में सबसे ज्यादा आपने कौन सा मुद्दा उठाया? 2 बरस अभी पिछले 4 जून को पूरे हुए हैं। हालांकि जब चुनाव में हम लोग गए थे तो हम लोगों ने कहा था कि संसद में पहली बार बोलने को मिलेगा तो हम लोग आवारा और निराश्रित पशुओं की मांग, उनको समस्या से किसानों को छुटकारा दिलाने की मांग को रखेंगे, और हम लोगों ने रखा भी। सबसे पहले उसी मुद्दे को रखा संसद के अंदर। मैं कह सकता हूं कि आज धौरारा लोकसभा में लगभग 75 से 80% आवारा और निराश्रित पशुओं की समस्या से निराकरण मिला है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी को इंगित करके कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी, बहराइच की जनसभा में आप वादा करके आए थे कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता जो है वो पूछ रही है कि आपका वादा क्या हुआ। मुझे अधिकारियों ने बताया कि पीएमओ से निर्देश आया कि कहीं आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हो ना हो, धौरारा से समाप्त कराओ। तो मुझे खुशी है कि दिल्ली एक ऐसा मंच है, संसद एक ऐसा मंच है जहाँ इतने अधिकारी, इतना स्टाफ, आप सोचते ना कि इतने मिनट की कार्रवाई पे इतना लाख खर्चा होता है, तो सारे देश की संस्थाएं बैठती है और आपके एक एक शब्द को निराकरण, और क्या समस्या है उसका निराकरण करने का काम सरकार करती है। तो हम लोगों ने उस बात को वहां पर रखा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने भी मौका दिया और हम लोगों ने भी प्रयास किया। देश के अगर 10 लोग संसद में सबसे ज्यादा बोलने वाले होंगे तो उसमें हम लोग होंगे, और अपनी पार्टी में भी दूसरे तीसरे नंबर पे हम लोग होंगे जो कि बोलने वाले आजकल तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा हम लोगों को मौका मिला है अपनी बात रखने का, और जिन जिन समस्याओं को हम लोगों ने रखा है कमोबेश उनका निराकरण हुआ है। हालांकि कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसी मांगे हैं जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई, और व्यक्तिगत रूप से मैं तमाम मंत्रियों से भी मिला हूं और उन्होंने दबी जुबान मुझसे एक बात कही है, अभी आपका चुनाव नहीं है, 27 गुजर जाने दो। क्योंकि बीजेपी हर एक काम पॉलिटिकली चाहती है, वो नहीं चाहती कि कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसा विकास हो जाए जिससे विधानसभा के चुनाव में मुझे फायदा मिल जाए, इसलिए जानबूझ करके उन कामों को डिले करती है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि तमाम सारे काम, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से हो, वो हम लोगों ने कराने का काम किया है, और दिल्ली सरकार के माध्यम से भी हम लोगों ने वो काम कराए हैं। अगर देखें, आप लोग सदन में मुद्दे उठाते हैं, जोर शोर से उठाते हैं, और एक एक मुद्दा कई बार भी उठाते हैं। क्या सरकार इन मुद्दों को लेकर विपक्ष की सुनती है, और सदन की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है इन 2 सालों में अगर देखें? नहीं, निश्चित रूप से उन मुद्दों का समाधान होता है जो माननीय सांसद उठाते हैं। और एक बार हम लोग स्पीकर साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जितना मजबूत मेरा सांसद होगा, मेरी संसद उतनी मजबूत होगी, स्पीकर उतना मजबूत होगा, और आप लोग यहाँ मुद्दे उठाते हो, अगर उस पर कार्रवाई ना हो तो बाकायदा मुझे चिट्ठी लिखिए और मैं उसमें अधिकारियों को घसीटूंगा, और उसमें मैं कार्रवाई के लिए मैं अपनी तरफ से भी पत्र लिखूंगा। तो निश्चित रूप से ज्यादातर समस्याओं का समाधान होता है। हालांकि सरकारें कुछ लीपापोती करती रहती हैं, लेकिन फिर भी कमोबेश 19-20 दिल्ली के सदन में सबसे बड़ी पंचायत में, क्योंकि उससे बड़ी तो देश की कोई पंचायत है नहीं, अगर वहां आपने कोई बात उठाई है तो उसका समाधान कमोबेश होगा। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही थी कि वो सरकार कभी विफल नहीं हो सकती तो सांसदों की समस्याओं का निस्तारण कर दे, क्योंकि यही मूलभूत देश की समस्या होती है। अगर उस पर सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से जनता का भी कल्याण होगा और सरकार भी सफल होगी। एक सवाल जो आजकल विपक्षी पार्टियों का सुनते हैं, सभी हमलावर होते हैं, क्या आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र जो है देश का खतरे में है? लोकतंत्र इस मायने में खतरे में है, और कभी कभी उसकी आहट भी देखती है, जब देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो, जब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, जब चुनाव
आयुक्त हो, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, ब्यूरोक्रेसी की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। मैं अगर ये बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ले, लेकिन शायद बीजेपी के वर्कर भी उतनी दृढ़ता से काम नहीं कर सकते अपनी पार्टी के लिए जितनी दृढ़ता से उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी भी विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। तो जब देश की संवैधानिक संस्थाएं जो इस देश को आगे बढ़ा रही हैं, अगर वो कमजोर होंगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी कमजोर होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ फोड़ और अपने हिसाब से राजनीति करना चाहती है, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके जिस तरीके से, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और मुझे जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति का स्वरूप बदलेगा, तो हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी कुछ स्वरूप बदले, क्योंकि बीजेपी वो भी बदलना चाहती है, शायद उनको सत्ता की लालच ज्यादा है। आनंद जी, आप इन 2 सालों में ऐसा कौन सा कार्य अपने धौरारा में आप करा पाए? हालांकि मैं हर 3 महीने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करता हूं सोशल मीडिया पर। जी, मैं किसी से तुलना नहीं करता, लेकिन आज मैं दिन गिन रहा था जब मैं 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी करता हूं, तो उसमें मैं ये भी लिखता हूं कि कितने दिन मैं क्षेत्र में रहा, कितने दिन सीतापुर कार्यालय पर बैठ करके समस्याओं का निस्तारण किया, कितने दिन मैं दिल्ली रहा संसद के सत्र में या अन्य कार्यवश, कितने दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के काम से रहा, या कितने दिन अन्य कार्य में रहा। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके यहाँ आने से पहले मैं दिन जोड़ रहा था, तो मैं लगभग 60 बार के आसपास हर एक विधानसभा में इन 2 वर्षों में चला गया। यानी 300 दिन केवल मैं क्षेत्र में रहा हूं, बाकी मैं लगभग 150 दिन के आसपास सीतापुर अपने कार्यालय पर बैठ करके मैंने जनता की समस्याओं का समाधान किया है। विपक्ष के सांसद होने के नाते जनता के बीच में रह करके उनके दुख सुख में भागीदार बनना एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यही मानता हूं। और दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों से हम लोगों को दिल्ली भेजा है, मैंने दिल्ली के सदन में भी अपने भाषण में भी कहा था कि मैं दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं आया हूं, मैं अपने क्षेत्र की लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आया हूं। मैं उस सदन में भी शायद मैं सबसे ज्यादा बार मैंने बात रखने की कोशिश की है, वहां भी जनता के मुद्दे उठाए हैं। जहां तक सवाल विकास का है, जो एक थोड़ी सांसद निधि है, बहुत अन्याय है। ऐसा लगता है कि हमें पॉकेट मनी देते हैं सांसद निधि के रूप में। 5 करोड़ कहने के लिए 90 लाख जीएसटी, 10 लाख कंटीजेंसी, 4 करोड़ रुपए आपका बचता है। 1000 ग्राम सभाएं, 2000 पोलिंग बूथ। तब जीएसटी आप लोगों से भी वसूल की जाती है? हाँ, उसमें जीएसटी 5 करोड़ में 90 लाख जीएसटी, 18% जीएसटी, 90 लाख रुपए जीएसटी लेते हैं, और 10 लाख कंटीजेंसी जो अधिकारियों को कागज पत्तर उसमें कंप्यूटर में फीड करने में यहाँ वहाँ जो खर्च आता है वो खर्च जुड़ता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो 4 करोड़ रुपए, और 4 करोड़ रुपए यानी इस पूरे 5 साल में 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ में 1000 के आसपास ग्राम सभाएं, 2000 के आसपास बूथ और 4000 के आसपास मजरे। आप क्या करोगे? हम तो कभी कभी हमारे बाहर के मित्र पूछते हैं कहाँ हो, तो मैं कहता हूँ शाहजहांपुर। बोले शाहजहांपुर क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरे हमारी मोहम्मदी से लगा हुआ यहाँ पे। फिर पता चला बहराइच में चले जाओ, फिर पता चला हरदोई में घुस जाओ। तो आप शाहजहांपुर से शुरू करो, हरदोई होते हुए सीतापुर, लखीमपुर होते हुए बहराइच तक चले जाओ। इतना बड़ा क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र तो ऐसा है कि ये यहाँ से धौरारा के 2 गांव यहाँ आएंगे, हम तंबौर जाते हैं, तंबौर से जाकर के 2 पोलिंग करके आते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र, इतना कम बजट, उसमें आप क्या क्या करोगे भाई? 15 साल पहले भी उतना था, सांसद निधि थी, महंगाई इतनी बढ़ गई, लागत इतनी बढ़ गई, निधि उतनी है। जनता की अपेक्षा ऐसा कोई गांव नहीं, कोई मजरा नहीं जहाँ 100-200 मीटर सड़क न बननी। तो वो आप, तो मैंने वित्त मंत्री जी से व्यक्तिगत बातचीत में कहा, और अभी मैं सदन में भी सवाल उठाऊंगा और प्रधानमंत्री जी को भी मैं लिख करके दूंगा कि ठीक है, आप सांसद निधि नहीं बढ़ाना चाहते, ऐसा लगता है, सोचते हैं लोग कि ये भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये सांसद लोग अपनी जेब में रख जाते हैं, इसीलिए निधि ना बढ़ाओ। तो वो नहीं जानते, अरे हम तो भाई सड़क लिखते हैं, हम तो योजना का लिखते हैं, उसमें कहाँ से पैसा आपको मिल जाएगा?
जाहिर सी बात है। तो बाकी जो मान लीजिए जो सिस्टम है, ठेकेदारों को 10% उनके काम करने पे मिलता है, वही ठेकेदार अगर आपने कोई काम उनको दे दिया, उसी से आपने कह दिया कि वो हमारी मीटिंग है, उसका चाय नाश्ता करा देना, तो वो अपना करा देता है। यही तो है। और कौन सा आप जैसे सरकार की निधि है, पैसा है, उसको कहाँ आप अगर बढ़ा दोगे तो ये समझो कि ये सांसद की जेब में चला जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं। तो अगर बजट का अभाव है तो मैं सरकार को 3 सुझाव देना चाहता हूँ। पहला कि सांसदों को क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में उनका कोटा निर्धारित कर दीजिए कि भाई हम सिफारिश करें सड़क की तो हमारे प्रस्ताव पे सड़क बन जाए। ये अभी है लेकिन धरातल पे नहीं है। अध्यक्ष की मर्जी होगी, करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा हो जाए, इस शिष्टाचार को मूर्त रूप दे दिया जाए, लिख दिया जाए कि नहीं भाई सांसद अगर लिख दे कम से कम हर बजट में 5 सड़कें तो आप उसकी कर दीजिए। तो एक तो ये कर दीजिए आप। दूसरा, आप जो PMGSY है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अब उसमें लेते हैं कि इस साल क्या करेंगे, हम रिपेयरिंग करेंगे, इस साल चौड़ीकरण करेंगे, इस साल नई सड़क बनाएंगे। अरे भाई क्यों आप अपने हिसाब से तय कर दो? हम सांसद हैं, हमसे पूछो हमारे क्षेत्र में क्या होना है, कौन सी सड़क चौड़ीकरण होना है, कौन सी सड़क नहीं बनना है, कौन सी सड़क रिपेयर होना है, हम बताएंगे ना। हमें दे दो 100 किलोमीटर सड़क, हर सांसद को PMGSY, बजट उतना ही लगना है, आप जहां जाओ वहां बनवा लो, हम प्रस्ताव दे दें, क्योंकि हम जानते हैं ना धरातल पर क्या है। और उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरा आप ये कर दीजिए कि जो BVG राम जी है आपका, आप सारे अधिकार संसद में जितने संशोधन आते हैं सब अधिकारियों को पावर देते चले जा रहे हैं कि इसका मालिक DM होगा, सारे पावर देते चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं BVG राम जी का संसदीय क्षेत्रवार चेयरमैन सांसद को बना दीजिए। अब जितने विकास काम है अगर हमारे दस्तखत से जाएंगे तो गांव में हम भी तो देखेंगे कि कौन सा विकास होना है। तो कोई सांसद निधि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 3 काम कर दे, सारा हम लोग विकास करेंगे। जनता को क्या लगता है कि आपको सांसद बना दिया, इतने बड़े खजाने की चाबी दे दी, अब आपकी जिम्मेदारी हमें विकास कराओ, पैसा लाना आपकी जिम्मेदारी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं विकास के और तमाम सारे हम लोगों ने काम किए, बड़े काम, कई पुल, कई सड़कें, सांसद निधि से जो हो सकता है, चाहे वो सोलर लाइट हो, चाहे CC बनाने का हो, चाहे विद्युत लाइट हो, ये लगाने का काम, जो बड़ा काम अभी पाइपलाइन में है, जो नहीं हो पा रहे हैं और कुछ धरातल पर हैं, कुछ होने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने सोचा। एक तो मोहम्मदी में एक नया पासपोर्ट ऑफिस हम लोगों ने मंजूर करा लिया है, उसकी बिल्डिंग बनानी है, जगह नहीं मिल पा रही, जगह मिल जाएगी तो हम लोग उसको अपनी निधि से बना देंगे। तो एक जो ये पासपोर्ट बनवाने के लिए नौजवानों को, तमाम लोगों को दौड़ना पड़ता था, उसके लिए सरकार की योजना थी कि एक लोकसभा क्षेत्र एक पासपोर्ट सेंटर, तो वो मैंने प्रयास करके एक उसकी मंजूरी मिल गई, हमें उसको बनवाना है। दूसरा, एक सामुदायिक भवन हम मोहम्मदी में 50 लाख की लागत से उसको भी हम लोगों ने मंजूर कराया है। तीसरा, हम लोग ग्रामीण स्टेडियम हम लोग चाहते हैं, संसद में भी हम लोग उठाया था, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम, ग्रामीण स्टेडियम बने, कहीं जगह ही नहीं मिल पा रही। अब मौली विधानसभा में, और हम लोग उस समय जब 12 से 17 सरकार में थे तो हमने अपने गांव की एक सड़क, एक जमीन थी, उसको आरक्षित करा ली थी स्टेडियम के लिए, तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो एक ग्रामीण स्टेडियम हम अपने गांव में बनाने का काम करेंगे। और बाकी हमारी इच्छा है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि नौजवान जाए कहाँ, अगर मैदान मिलेगा तभी तो मोबाइल से छुटकारा मिलेगा, मैदान में जाएगा, खेलेगा, जगह की अनुपलब्धता है, स्टेडियम है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं इसीलिए तो मोबाइल में रील देख रही है। तो हम लोग और भी तमाम विकास के काम है, तमाम पुल है, सड़क है, मैं लिख करके आपको दे दूंगा। तो विकास के ज्यादातर काम हम लोग कर रहे हैं, और आगे मैं तो ये कह रहा हूँ सब नोट करता जाता हूँ जो जो जनता की डिमांड है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, 27 में सरकार बनी, 2 साल मौका तब भी रहेगा, कोई ऐसा काम नहीं बचेगा जनता का जो हम लोग विकास करना करें, और हर एक गांव तक, हर एक बूथ तक कुछ न कुछ एक उपलब्धि जरूर पहुंचाएंगे, भले एक सोलर लाइट पहुंचा दें। आपने निधि की बात की, अब आप क्या मानते, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हाँ, जरूर बढ़ा है। केवल निधि नहीं, मैं तो कहूँ थाने तहसील में इतना कभी भ्रष्टाचार नहीं रहा जितना भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है।
और ये बताइए, अब तो इन्होंने टेंडर प्रक्रिया में कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। नहीं, सिंचाई में जो स्पर और तटबंध बनते हैं, आप बताओ उसमें 50-50, 60-60% बिलो टेंडर, उसके बाद उसमें क्या काम होता होगा आप बताओ। 30-30% बिलो पीडब्ल्यूडी में डाल करके टेंडर ले रहे हैं, क्या काम होता होगा। अब कुछ सरकार ने नियम बनाए हैं तो मुझे लगता है गुणवत्ता सुधरेगी। बिल्कुल आनंद जी, अब इजाजत यही दे रहे हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं बैटरी भी बैठ रही है और दूसरा जो है स्टोर भी कम हो रहा है, तो फिर और तमाम मुद्दों को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारा समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी, हम लोगों ने तो समय निकाला। बहुत दिन से हम लोग चाह रहे थे कि आई इंडिया पर आएँ, क्योंकि आई इंडिया एक ऐसा मंच है जो सिर्फ सीतापुर जनपद में ही नहीं, बल्कि लखीमपुर, हमारी पूरी लोकसभा में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आपकी समर्पित टीम है, आपके दर्शकों की संख्या ज़्यादा है। हम लोग अपनी बात को रखते हैं तो जनता तक आसानी से पहुंचेगी। जनता के भी जो सवाल आएंगे, हम लोग चाहेंगे अगली बार फिर बैठेंगे और कई बैटरी आपकी डाउन कराना चाहेंगे। आपने हम लोगों को बुलाया, मौका दिया एक बार फिर से आप सबका, और आप सब ने भी समय निकाला। आप फील्ड में आप सब लोग जाते हो, व्यस्त रहते हो, लेकिन फिर भी आपने इतना समय दिया हम लोगों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी आई इंडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग आई इंडिया देखते रहें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।